वेलकम टू रिवीजन राजस्थान। माय नेम इज़ हर्षवर्धन। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स वाले जो वीडियो था हमारा, उसके पार्ट 2 में आ गए हैं हम। तो जो हमने बात कर ली थी वीडियोस में पिछले में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्योग वाले में क्षेत्र में, तो रूस के बारे में हमने बात की थी कि अंटार्कटिक में किस तरीके से रूस की गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है, और इसी तरीके से जो है वो इन गतिविधियों के बढ़ने की वजह से यहाँ पे आर्कटिक क्षेत्र पे नज़र रखने के लिए जो है वो रूस ने एक उपग्रह लॉन्च किया है, और इसको जो है इस क्षेत्र का महत्व वगैरह हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इसी तरीके से हमने HCQ दवाई के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राफेल फाइटर जेट डील जो भारत और फ्रांस के बीच में हुई थी। तो आपको यहाँ पे कुछ एक चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ध्यान होनी चाहिए। राफेल फाइटर जेट जो है वो भारत का अभी सबसे आधुनिक फाइटर प्लेन हो गया है, और फ्रांस की दसों एविएशन जो कंपनी है, डसॉल्ट एविएशन भी बोला जाता है जिसको, इन्होंने जो है वो इस प्लेन को बनाया। आपको ये नाम ध्यान होना चाहिए, डसॉल्ट एविएशन जो कंपनी है उसका नाम आपको ध्यान होना चाहिए। और राफेल फाइटर की डिलीवरी भारत को शुरू कर दी जाएगी इस साल बताया गया है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 36 विमान जो हैं वो भारत ने खरीदे हैं। नेक्स्ट है अमेरिकी नौसेना द्वारा जो है वो आपके लिए अमेरिकी नौसेना द्वारा 1960 के दशक में ही लेज़र हथियारों को जो है वो तैयार करने का जो है वो काम शुरू कर दिया गया था। अमेरिकी सेना को बहुत समय से 1960 के दौर से ही लगता था कि लेज़र जो कि एक बहुत ही हाईली एनर्जाइज पार्टिकल बीम होती है, उसको यूज़ करके जो है वो हवा में ही दूर से बिना किसी मिसाइल वगैरह को दागे जो है वो किसी भी तरीके से विमान को या फिर किसी इनकमिंग मिसाइल वगैरह को जो है वो क्षति पहुंचाई जा सकती है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिसकी वजह से ये जो है वो इस क्षेत्र में काफ़ी समय से परीक्षण कर रहे हैं। और अमेरिकी नौसेना ने जो है वो इससे लेज़र हथियार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इस वजह से ये सुर्खियों में है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये डायरेक्टली वन पॉइंटर है कि जो है वो अभी हाल ही में किस देश ने जो है वो लेज़र हथियारों का परीक्षण किया है, इस तरीके की चीज़ पूछने लायक न्यूज़ में है। नेक्स्ट चीज़ रहेगी G7। ठीक है, तो G7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व के 7 सबसे धनी देशों का समूह है, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की स्थापना की बात कही गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक समूह शुरू करने की पहल फ्रांस और कनाडा द्वारा की गई थी। और G7 में आपको ध्यान होने चाहिए, ये देश जो हैं वो हैं 7 देश हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और जर्मनी। 1990 के दौर में जो है वो इस देशों में G7 देशों में रूस को भी शामिल किया गया था, पर 2015 के अंदर रूस के यूक्रेन के क्रीमिया वाले हिस्से पर कब्जा कर लेने की वजह से इस पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा कि रूस को जो है वो इस संगठन से बाहर कर दिया जाए। इसीलिए G7 जो है वो G8 बन गया था, और G8 से अब वापस G7 बन गया। इसमें रूस शामिल नहीं है, पर अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कहा कि G7 जो संगठन है वो अब किसी अस्तित्व इसका जो है वो इसका उद्देश्य जो था उससे भटक चुका है, इसका अब कोई वजूद नहीं है, इसका कोई वजह नहीं है, इसका कोई जो है वो महत्व नहीं है। और भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों को, साउथ कोरिया, इन 4 देशों को भी इसमें शामिल कर देना चाहिए, और इस वजह से जो है वो ये सुर्खियां बनी थी भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान होने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट चीज़ है G7 सम्मेलन अमेरिका के राष्ट्रपति, यही जो मैंने आपको बताया कि फिलहाल सितंबर तक टालने जा रहे हैं, क्योंकि अभी इसी चीज़ से जुड़ी भी एक खबर थी कि जब ये G7 सम्मेलन इस साल अमेरिका में होने वाला था, पिछले साल ये ब्रिटेन के अंदर हुआ था, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए प्रीवियस ईयर में ये कहाँ हुआ है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इन्होंने जो है वो इसको आगे तक टाल दिया है। फिलहाल सितंबर तक टालने जा रहे हैं इसको, और इसमें पहले वह भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया और कोई इसमें आमंत्रित करने की बात कर रहे हैं। तो रूस जैसे इसमें से पहले से हिस्सा था। तो इसके अलावा यहाँ पे वो कह रहे हैं कि साहब 46वां G7 शिखर सम्मेलन का जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है उसके माध्यम से 10 जून से 12 जून तक आयोजन का प्रस्ताव होता था इसका, बट इसको आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। रूस ने एक पाकदा नाम से एक नया जो है वो बॉम्बर लॉन्च किया है, और इसकी घोषणा की है कि एक प्रोग्राम नया रहेगा जिसके अंदर स्टेल्थ बॉम्बर, यानी कि किसी तरीके एक इस तरीके का विमान जो रूस विकसित करने की कोशिश करेगी, जिसके अंदर जो है वो स्टेल्थ यानी कि बिना रडार की पकड़ में आए हुए किसी क्षेत्र में जाकर बम वर्षक विमान जो है वो रूस तैयार करेगा, जिसको प्रोग्राम को नाम ध्यान दिया गया है पाकदा, आपको ध्यान रखना है। वहीं दूसरी तरफ स्टेल्थ बॉम्बर किस देश ने
बनाने की घोषणा की है, तो ये भी आपको ध्यान रखें। वर्तमान में केवल 3 ही देश हैं जिनके पास में स्टेल्थ बॉम्बर टेक्नोलॉजी है, जिसमें अमेरिका है, जिसके अंदर चीन है और जिसके अंदर रूस है। तो इस तरीके से जो है वो इन तीनों देशों के बीच में एक तरीके की प्रतिस्पर्धा है। तीनों ही अपने आप को शक्तियां साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, इस वजह से इनके पास में हथियार जो हैं वो एडवांस से एडवांस बनाने की कोशिश जारी रहती है। नेक्स्ट है, भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस यूपीडीएफ, ये युगांडा जो देश है उसकी डिफेंस फोर्सेस के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग जो है उसके लिए एक अकेडमी बना के दी है। एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा, ठीक है, इनको जो है वो सैन्य परीक्षण सुविधा केंद्र, एक तरीके की सैन्य अकेडमी जो है वो तैयार करवा के दी है। और इस वजह से न्यूज़ में तो आपको ये डायरेक्टली 1 पॉइंटर क्वेश्चन कि भारतीय सेनाओं ने किस देश की सेना के लिए सैन्य अकेडमी तैयार करी है, तो आपको ध्यान सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र कहाँ बनाया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए ये जो है वो युगांडा में है। युगांडा जो है वो एक अफ्रीकी देश है। जर्मनी की कंपनी कासा एवरजिम, ये जूता निर्यात करने वाली कंपनी है। इसने चीन से अपना कारोबार समेट के जो है वो आगरा आने का फैसला किया। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, क्योंकि जैसा मैंने अपने वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था, चीन और भारत के संबंध जो हैं उनके अंदर जो कंपनियां भारत से चीन से छोड़कर भारत आने की कोशिश कर रही हैं, उन कंपनियों के अंदर जो है वो एक तरीके से उन कंपनियों को अपने देशों में आकर्षित करने के लिए आसियान देशों में भारत में एक प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। और योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारा क्षेत्र जो है वो इसमें अलॉट किया था यूपी के अंदर, और इसमें से एक कंपनी जो है वो कासा एवरजिम जो है वो इसमें आ गई है। इसी के साथ में जूता निर्यातक कंपनी आई-ट्रिक, इनके साथ में जो है वो जर्मनी की कंपनी कासा एवरजिम ने जो है वो ये करार किया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आगरा के अंदर ये कंपनी जो है वो अपना प्लांट लगाएगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, वही भारतीय संस्था है, कोविड पर प्रभावी उपचार खोजने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल पर कार्यक्रम में ये शामिल हो गए हैं। इन्होंने जो है वो ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल यानी कि पूरे देश के एक संयुक्त तरीके का कार्यक्रम है, एक संयुक्त तरीके की जो है वो कोविड-19 के खिलाफ, कोरोना वायरस के खिलाफ जो है वो यहाँ पर कोशिश करके कि किसी तरीके से वैक्सीन वगैरह डेवलप की जा सकती है। ह्यूमन ट्रायल, ह्यूमन चैलेंज ट्रायल, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसमें भारत का क्या योगदान रहेगा, तो उसके लिए जो संस्था ICMR, उन्होंने WHO के इस सॉलिडेरिटी ट्रायल में हिस्सा लेने का फैसला किया। अगला है, हाल ही में इन्फोसिस भारतीय कंपनी को ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, ये है इन्फोसिस भारतीय कंपनी जो है ये आप सब जानते हैं, ठीक है। जो इन्फोसिस कंपनी है भारत की सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है, ठीक है। और इस कंपनी के फाउंडेशन द्वारा जो है कंपनी को डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम के लिए, ठीक है, इसको ग्लोबल फाउंड्रीज GF द्वारा जो है वो डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम के लिए एक तरीके से चुना गया है, या फिर इसका कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया है। तो ये एक भारतीय कंपनी होने की वजह से सुर्खियों में है। इसरो चेयरमैन के सिवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान होना चाहिए। गगनयान मिशन, मंगलयान मिशन, मंगलयान 2, इन सब मिशंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है वो इसरो चीफ के सिवान कर रहा है। इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में, आपको ध्यान होना चाहिए। इसरो चेयरमैन के सिवान ने कहा है कि गगनयान के अंतिम मिशन से पहले, ठीक है, ये अंतरिक्ष में मानव जैसा रोबोट भेजेंगे और इसके लिए ह्यूमनॉइड रोबोट भी इसमें भेजे जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। गगनयान मिशन जो है वो भारत का अपना एक ऐसा मिशन है जिसके अंतर्गत भारत जो है वो अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने की कोशिश करेगा। अभी तक इससे पहले जो है वो भारत के पास ऐसा कोई भी कार्यक्रम, ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं था जिसके अंदर हम जो है वो अंतरिक्ष के अंदर अपने लोगों को भेज सके। पहले भारतीय राकेश शर्मा, आपको ध्यान होंगे, राकेश शर्मा जो थे वो एयरफोर्स पायलट थे और इन्हें जब पहली बार अंतरिक्ष के अंदर भेजा गया था तो ये रूस की सहायता से भेजा गया था। भारत के पास अभी तक अपना खुद का एक ऐसा कोई अंतरिक्ष प्रोग्राम नहीं है जिसके अंदर हम अपने लोगों को ट्रेन कर कर जो है वो अंतरिक्ष में भेज सकें। इसकी वजह से जब भारत में मंगलयान मिशन किया और फिर जब हमने जो है वो चंद्रयान 2 मिशन किया, तो इसके बाद में जो है वो इन मिशंस के अंतर्गत, इन मिशन के अंडर में एक और मिशन की घोषणा की गई जिसका नाम है गगनयान, जिसके अंतर्गत भारत अपने 4 एयरफोर्स पायलट को सिलेक्ट कर चुकी है जिनकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो इन लोगों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले सक्सेसफुल तरीके से इस टेक्नोलॉजी को ढंग से हम भेज सकते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए जो टेस्ट होंगे, ट्रायल होंगे, उसके लिए जो है वो इसरो की तैयारी पूरी हो चुकी है। क्रम में जो है
हम आगे बात कर रहे हैं तो नैन्सी ग्रीन रोमन स्पेस टेलीस्कोप जो है इसको वर्ष 2025 में लॉन्च किया जा सकता है और ये नासा द्वारा है। खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन जो हैं इनने ब्रह्मांड के में खोज के लिए जो है अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था। इनको इस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है और इनके नाम से जो है वो टेक्नोलॉजी का टेलीस्कोप जो है वो कौन लॉन्च करेगा, नासा लॉन्च करेगी। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म जो है वो अभी हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है। ये जो है वो क्या है, वन सन यानी कि एक सूर्य, वन वर्ल्ड एक पृथ्वी है और एक ग्रिड, एक वन ग्रिड। जो हमारे तार हमारे घर में बिजली लाते हैं वो सब एक ग्रिड से जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं और इसी ग्रिड को जो है वो हम किसी तरीके से अगर पूरे विश्व तक फैला दें, अगर पूरे विश्व के अंदर एक ही ग्रिड हो तो इसका ये फायदा होगा कि जिन क्षेत्रों के अंदर, जिन एरियाज के अंदर पूरे साल पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश रहता है वो सौर ऊर्जा से जो है वो बिजली उत्पादन कर पाएंगे। अगर वो ऐसा कर पाते हैं, ऐसे जो भी देश हैं, ऐसी जो भी कंट्रीज़ हैं, उनके लिए एक बड़ा ही फ़ायदे वाली बात ये हो जाएगी कि वो अपनी सौर ऊर्जा जो मुख्य तौर से व्यर्थ हो जाती है उसको पूरी तरीके से जो है वो सहेज कर उसको किसी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जिनमें पूरे साल पर्याप्त सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की रोशनी नहीं रहती है। ये जो सूर्य की ऊर्जा इन देशों से आएगी वो मुख्य तौर से उन देशों को बिजली प्रदान कर सकती है जिनमें पर्याप्त ऊर्जा सूर्य की नहीं रहती है। इसकी वजह से, इसके माध्यम से जो है वो सभी देशों को फायदा होगा। जिन देशों में बिजली उत्पादन होगा उनको धन की प्राप्ति हो सकती है बिजली उत्पादन के माध्यम से। वहीं जिन देशों के पास में ऊर्जा के संसाधनों की कमी है, चाहे वो सौर ऊर्जा नहीं होने की वजह से वो बिजली उत्पादन नहीं कर पाते हैं सौर ऊर्जा से, तो उनको बिजली मिल जाएगी। तो इससे जो है वो विश्व भर में एक ग्रिड का जो है वो लक्ष्य भारत ने रखा है। हालांकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भारत ने ऐसा ही एक उद्देश्य जो है वो चीन का वन बेल्ट वन रोड उद्देश्य जो है, चीन के वन बेल्ट वन रोड के जवाब में जो है वो भारत ने ये ग्रिड जो है वो तैयार करने का फैसला किया है। 21 मई 2020 को इन्होंने ये नरेंद्र मोदी ने जो है वो एक ग्रिड वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन सन वाला प्रोग्राम जो है उसको प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए कहा है और इनफैक्ट भारत ने इस कदम को आगे बढ़ाते हुए कंपनियों से टेंडर भी मंगवाए हैं। आगे बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय विवाद व संधियों की। हम बात कर रहे हैं भारत नेपाल विवाद। ठीक है, भारत नेपाल विवाद में सबसे पहले आप लोगों को ध्यान होगा लिपुलेख दर्रा, काला पानी। ठीक है, ये कुछ एक जगहें हैं जिनमें हमने जो है वो बात की थी। तो हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत नेपाल सीमा की। ठीक है, भारत नेपाल सीमा के अंदर जो है वो आपको ध्यान होगा कि ये उत्तराखंड से जो सीमा लगती है नेपाल की, इस क्षेत्र को लेकर जो है वो विवाद हो गया है भारत और नेपाल के बीच में। तो हम इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। मुख्य तौर से जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने में नेपाल की जो राजशाही थी, नेपाल के जो राजा हुआ करते थे उनके साथ में, अंग्रेज़ों के साथ में एक समझौता हुआ था, जिस समझौते के अंतर्गत काली नदी जो है उसको भारत और नेपाल की सीमा निर्धारित किया गया था। हालांकि समय के अंदर, समय के साथ में इस नदी के अलग अलग नक्शे, क्योंकि उस टाइम पे गूगल अर्थ तो था नहीं, तो उस टाइम पे जो स्थिति थी उसके हिसाब से अलग अलग नक्शे जो हैं वो समय समय पर सामने आते रहे, जिसकी वजह से इस जगह को लेकर दोनों ही देशों के बीच में विवाद है। दोनों देश जो हैं वो इस सीमा क्षेत्र को लेकर जो है वो विवाद जो है वो बताते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो पॉइंट आते हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। एक तो है यहाँ पर काला पानी, यहाँ पे है लिम्पियाधुरा, और लिपुलेख दर्रा। ये कुछ 3 पॉइंट हैं जिनको लेकर जो है वो असल में विवाद है। ये विवाद शुरू हुआ था जब भारत ने काला पानी वाले क्षेत्र को अपने नक्शे के अंदर दिखाया था, जो कि हमारे हिसाब से हमारी सीमा है नेपाल के साथ में। वहीं नेपाल का मानना है कि नेपाल की सीमा जो है वो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख दोनों क्षेत्रों को कवर करती है और काला पानी भी जो है वो इसका हिस्सा है, क्योंकि ये काली नदी के पूर्व की ओर है।
और इसकी वजह से ही इन दोनों क्षेत्रों को लेकर या इस पूरे इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद, सीमा विवाद जो है वो शुरू हो गया था। इस वजह से जो है वो सुर्खियां बनी जब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो हैं, इन्होंने जो है वो भारत को ये भी काफ़ी शब्दों में, कड़े शब्दों में जो है वो कहा कि किस तरीके से भारत ऐसा कर सकता है, सत्यमेव जयते या सिंघम जयते, इस तरीके से जो है वो कुछ एक शब्दों की बाण भी उस तरफ से चले और भारत और नेपाल के संबंध इस वजह से थोड़े से बिगड़ते हुए लग रहे हैं। ये पूरा मामला जो है वो इन क्षेत्रों को लेकर ही है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम गलवान घाटी विवाद। ये भारत चीन सीमा से जुड़ा हुआ है और इस विवाद के अंदर जो है वो चीन की सीमा पर गलवान घाटी है, ये तिब्बत का हिस्सा है और इस पे चीन का कब्जा है। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस क्षेत्र को अलग करती है और ये अक्साई चीन के नाम से भी जाना जाता है। गलवान नदी जो है वो मुख्य तौर से सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और ये नदी जो है वो अक्साई चीन के बीच भारत चीन की सीमा के नज़दीक स्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल LAC जो है वो भारत और इनके बीच में है। ये वाला क्षेत्र अगर आप चीन और भारत की सीमा देखोगे तो इस क्षेत्र को जो है वो हम अक्साई चीन के नाम से भी जानते हैं और यहीं पर जो है वो गलवान घाटी है। अभी हाल ही के अंदर चीन की सेना ने जो है वो इस क्षेत्र के अंदर, गलवान घाटी के अंदर जो है वो तंबू वगैरह लगाए थे और इस वजह से जो है वो ये मामला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था। इन चीज़ों को देखते हुए आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, ये पूरा बंजर क्षेत्र जो है वो LAC और गलवान घाटी माना जाता है। इसी के अलावा प्योंगयांग सो लेक और जो है वो नाकुला नाम से जो जगह हैं, इन सब जगहों पर चीन के साथ में भारतीय सेनाओं की थोड़ी बहुत झुटमुट की वजह से जो है वो ये सुर्खियों में रहा। नेक्स्ट है गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करेंगे तो ये जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर वाली क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा मानेंगे हम इसको और इस पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ये मान्यता है कि ये जो है वो विवादित क्षेत्र है। इसके बावजूद भारत के इस क्षेत्र को लेकर जो है वो पाकिस्तान और चीन जो है वो कुछ ऐसी गतिविधियां शुरू कर रहे हैं जिनकी वजह से भारत को जो है वो आपत्ति है। चीन ने एक बांध बनाने का फैसला किया इस क्षेत्र के अंदर, जिसको लेकर जो है वो भारत ने आपत्ति जताई है, क्योंकि भारत का कहना है कि आप इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं जो कि भारत का हिस्सा है बिना भारत की अनुमति के। अंतर्राष्ट्रीय UN के अंदर भी ये मामला जो है वो पूरी तरीके से विवादित माना गया है और इसके अंदर किसी भी तरीके का काम या किसी भी तरीके की स्थिति, स्टेटस को यानी कि जो जस्ता स्थिति है उसको बदलने वाली होगी, जो कि चीन को नहीं करना चाहिए। इसी क्षेत्र के अंदर से काराकोरम हाईवे और चीन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकलता है, जिस पर भी भारत को आपत्ति रही है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उससे जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट है और इस पर भारत ने आपत्ति जताई है। हम थोड़ा सा मैप पे देख लेंगे तो मैप पे आप देखेंगे तो ये उत्तर वाला पूरा इलाका ये गिलगिट बाल्टिस्तान कहलाता है। मुख्य तौर से पाक अधिकृत कश्मीर जो POK है आपका, उस POK के अंदर मुख्य तौर से इधर वाला इलाका, मुख्य तौर से कह लें तो इसके उत्तर की ओर ये पूरा इलाका गिलगिट बाल्टिस्तान है। 1947 के अंदर गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र को अंग्रेज जो थे उन्होंने, या फिर एक तरीके से मान लीजिए अंग्रेज एक ऑफिसर हुआ करते थे गिलगिट बाल्टिस्तान में जिनकी पोस्टिंग थी, उन्होंने जो है वो यहाँ के लोगों से मिलकर इस क्षेत्र को पाकिस्तान को सुपुर्द कर दिया था। हालांकि जम्मू कश्मीर का हिस्सा इसको माना गया है और जम्मू कश्मीर के अंदर होने की वजह से इस पर विवाद है। भारत के हिसाब से पूरे संयुक्त जम्मू कश्मीर का हिस्सा होना चाहिए, वहीं पाकिस्तान का ये कहना है कि ये एरिया जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है। इस वजह से गिलगिट बाल्टिस्तान को अलग और POK को अलग माना जाता है। इसको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK हम कहते हैं पूरे को, वहीं पाकिस्तान इसको दो हिस्सों में बांटता है। इसके अंदर मीरपुर मुजफ्फराबाद वाला जो इलाका है, इस इलाके को जो है वो आज़ाद कश्मीर कहा जाता है और इसको गिलगिट बाल्टिस्तान। पाकिस्तान ने अभी थोड़े दिन पहले गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर जो है वो चुनाव कराने की और अन्य तरीके की चीज़ें की कोशिश की थी, जिसको लेकर भी भारत ने जो है वो आपत्ति जताई। नेक्स्ट है ओपन स्काई संधि। ओपन स्काई संधि जो है वो मुख्य तौर से आप देखेंगे तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच में है। इस संधि के अंदर कुल 34 देश शामिल हैं और इन्होंने अपने
सैन्य क्षेत्रों पे निगरानी रखने के लिए कि कोई भी देश जो है वो एक दूसरे के खिलाफ सेना जो है वो डिप्लॉय ना कर दे, किसी तरीके से सैन्य कार्रवाई ना करे। इसके लिए जो है वो एक तरीके का निरीक्षण का मैकेनिज्म है, ये एक तरीके का निरीक्षण की प्रक्रिया है जिसके अंदर जो है वो एक दूसरे के क्षेत्र के अंदर विमान भेजकर उस एरिया की मॉनिटरिंग की जा सकती है और उस विमान के द्वारा जो डेटा है वो एक दूसरे देशों से साझा किया जा सकता है। इस ट्रीटी के अंतर्गत, इस संधि के अंतर्गत ये सभी देश जो आप यहाँ पर मैप पे देख सकते हैं ग्रीन कलर के अंदर, ये इसमें शामिल है। तो ऐसा आप मान सकते हैं मुख्य तौर से पूरा यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ, अमेरिका, कनाडा और रशिया इसमें शामिल थे। अभी अमेरिका ने इस पर आपत्ति जताई है क्योंकि अमेरिका का कहना है कि रूस जो है वो इस को ढंग से पालना नहीं कर रहा है। रूस ने बहुत ज़्यादा ऐसा सैन्य क्षेत्र बनाया है जिसपे निगरानी नहीं रखने दी जा रही है, जिसपे किसी भी तरीके से जो है वो विमान नहीं भेजने दिए जा रहे हैं। ओपन स्काई ट्रीटी का मतलब था कि आप अपने यहाँ से विमान उड़ाइए, किसी भी क्षेत्र में, वहाँ पे किसी भी देश में जाकर जहाँ आपको डाउट लगता है वहाँ पे जाके पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं, वहाँ पे निगरानी कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं और उस डेटा को किसी भी देश के साथ साझा किया जा सकता है जो इस संधि के अंतर्गत है। बट रूस ने बहुत सारे अड़ंगे लगा रखे हैं। रूस ने कहा कि ये क्षेत्र में मत करिए, ऐसा मत करिए। तो ऐसा अमेरिका का कहना है कि रूस के संधि को नहीं मानने की वजह से अब हम भी इस संधि से पीछे हट जाएंगे, जिसकी वजह से इन 34 देशों की संधि के टूटने की जो है वो सुर्खियां बन रही है, इसीलिए ये न्यूज में रहा। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश संधि। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में पोर्ट ऑफ कॉल, ये जो है पोर्ट ऑफ कॉल नाम से जो जगह है, मतलब कि अगर किसी भी तरीके से आपदा की या फिर किसी तरीके से सहायता की या किसी और चीज की जरूरत होगी तो 5 बंदरगाहों को चिन्हित किया गया है बांग्लादेश में और 5 बंदरगाहों को चिन्हित किया है भारत में, जहां पर दूसरे देश के जहाज आकर जो है वो एक तरीके से शरण ले सकते हैं, सहायता मांग सकते हैं, फ्यूल वगैरह ले सकते हैं, पेट्रोल वगैरह ले सकते हैं, डीजल ले सकते हैं। इस तरीके की जो आवश्यक चीजें हैं उनकी आवश्यकता पूरी की जा सकती है और आपदा वगैरह की राहत जैसी स्थिति में भी ये देश एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे और इसी को जो है वो पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। और इसके अंदर कुल 5 बंदरगाह बांग्लादेश की ओर से राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी और बहादुराबाद हैं। वहीं जबकि भारत की ओर से धुलियान, माइया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगी गोफा हैं। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश की सीमा आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप के अंदर। भारत और बांग्लादेश की सीमा बहुत ही जटिल है। भारत और बांग्लादेश की सीमा एक तरीके की पारगम्य सीमा है, एक तरीके की इस तरीके की सीमा है जहां पर ताराबंदी बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती है। पूरा उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैसा क्षेत्र है। सुंदरबन डेल्टा होने की वजह से बहुत सारी नदियां, बहुत सारे नाले हैं और बहुत ही कच्ची मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बाढ़ वगैरह लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इस बॉर्डर की पेट्रोलिंग करने की जिम्मेदारी बीएसएफ के पास में होती है। बांग्लादेश जो है 1971 से पहले भारत के हिस्से इसमें इनके युद्ध में कूदने से पहले जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, पर वहाँ पर जो आंतरिक युद्ध चल रहा था उसकी वजह से भारत ने सहायता की बांग्लादेश की और बांग्लादेश एक अलग देश बन के उभरा। बांग्लादेश और भारत के बीच में सीमा जो है वो भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि पड़ोसी देशों में अगर आपसे पूछ ले कि किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है तो आपको खास तौर से ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश की सीमा जो है वो भारत के साथ सबसे लंबी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।